हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर लाए हैं क्लास 9 के और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि केमिस्ट्री का है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कैनाल रे। कैनाल रे किसे कहते हैं आपको ये बताना है। आंसर है कैनाल रे आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन दैट कैन पास थ्रू परफोरेटेड कैथोड प्लेट। दोज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन्स। कैनाल रे किसे कहते हैं। कैनाल रे एक पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होती है जो एनोड से कैथोड की ओर चलती है और इसे एनोड रे भी कहते हैं। और उन रेस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, कैनाल रे। ओके, अब है एनसीईआरटी जो पेज नंबर 47 था उसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है। If an atom contains one electron and on, protons will it carry any charge or not? क्वेश्चन का ये मतलब है कि यदि किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई चार्ज होगा या नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो आंसर है एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वेयर एज अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस इज इक्वल, देयरफॉर एन एटम कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल नॉट कैरी एनी चार्ज, दस इट विल बी अ न्यूट्रल एटम। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली रूप से चार्ज पार्टिकल होता है जबकि एक प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। फिर से, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली रूप से चार्ज पार्टिकल होता है और जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। उनके जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। इसीलिए एक एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कोई चार्ज नहीं ले जाएगा तो ये एक क्या होगा, ये एक न्यूट्रल एटम होगा। तो ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब है एनसीईआरटी के ही पेज नंबर 49 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। मतलब ये है कि एटम के जो थॉमसन मॉडल के आधार पर आपको एक्सप्लेन करना है कि एटम होल रूप से न्यूट्रल कैसे होता है। मतलब उनके मॉडल के अनुसार, किसके मॉडल के अनुसार, थॉमसन के मॉडल के अनुसार एटम न्यूट्रल कैसे होता है, आपको ये बताना है। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल द एटम इज considered as a sphere of positive charge in which negatively charged electrons are embedded like seeds in a watermelon. The total negative charge on the electron is equal to the total positive charge on the sphere. Hence, the atom as a whole is electrically neutral. इसका मतलब है थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने ये बोला था कि एटम एक स्फीयर है, या बोल सकते हैं कि एक बॉल जैसा है, एक गेंद जैसा है। किसकी बॉल है वो, पॉजिटिव चार्ज ही है। मतलब ये है कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज जैसा स्फीयर होता है जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वाटरमेलन की सीड की तरह क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। और उन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना भी टोटल नेगेटिव चार्ज है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन दी स्फीयर। स्फीयर, ठीक है, स्फीयर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। दोनों ही चार्ज जब पॉजिटिव और नेगेटिव बराबरी में होंगे, इक्वली में होंगे, तो एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा एटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये होगा कि एटम होल रूप से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल ऐसे होता है। ठीक है, ये था पेज नंबर 49 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी का क्या है, इसी का है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग एटम की जो सेंटर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, आपको वो बताना है। तो आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कौन सा जो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो होता है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 3।
स्केच ऑफ अ बोर मॉडल ऑफ एन एटम विद 3। एटम का स्ट्रक्चर बनाना है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग और एटम में 3 शेल होने चाहिए। ये है क्वेश्चन में पूछा गया। तो आंसर है ये है वो एटम का क्या है स्ट्रक्चर। तो हमारे पास क्या है 3 शेल है। 3 शेल कौन कौन से हैं? ये वाला शेल है M, फिर ये शेल है L और ये वाला शेल है हमारे पास K। ठीक है, और ये जो लास्ट है ये लास्ट क्या है? ये लास्ट है न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारे पास जो K शेल है इस K शेल का ऑर्बिट नंबर क्या है? ऑर्बिट नंबर है 1। L जो हमारे पास शेल है उस ऑर्बिट शेल का जो ऑर्बिट नंबर है क्या है 2 और जो M शेल है उस M शेल का ऑर्बिट नंबर क्या है 3। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर किसका? एटम का स्ट्रक्चर है जो कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो कि पेज नंबर 49 का ही है एनसीईआरटी का। इसमें पूछा गया है व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड। यानी रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किसका यूज किया था? गोल्ड फॉइल का यूज किया था। अगर उन्होंने गोल्ड फॉइल की जगह कोई और मेटल लिया होता, कोई और मेटल वो लेते तो क्या वो होता? तो हमें ये बताना है। तो आंसर है इफ alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of any metal as thin as gold foil used by Rutherford, there would be no change in observation, but since other metals are not so malleable, so such a thin foil is difficult to obtain. If we use a thick foil, then more particles would be a bounce back and number idea about the location of positive mass in the atom would be available with such a certainty. मतलब रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कम से कम एटम लेना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे कि उनको कम से कम एटम लेना चाहते थे, इसीलिए वो किसकी तरफ, किस मेटल की तरफ गए? वो गए गोल्ड की तरफ। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है वो क्या होते हैं, उसमें एटम कम होते हैं और वो गोल्ड की थिन फॉइल लेना चाहते थे। ठीक है, जितनी पतली उनकी फॉइल होगी उतने ही कम उनको क्या मिलेंगे? एटम मिलेंगे और उतने ही क्लियर ऑब्जर्वेशन भी उनको पता चलेगा। तो गोल्ड के अलावा कोई और मेटल नहीं था जो उनको कम से कम फॉइल यानी पतली से पतली फॉइल दे सके, और वो सिर्फ क्या था? गोल्ड ही था। सोचो अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि अगर आपके पास 2 एटम है तो उनमें अल्फा पार्टिकल किस तरीके से उस एटम को स्ट्राइक कर रहा है वो समझना आसान होगा। वहीं अगर मैंने आपको 4000 एटम दे दिए तो आप उस 4000 एटम के उनके इलेक्ट्रॉन्स, उनके प्रोटॉन्स, उन सभी के न्यूक्लियस, तो कितनी दिक्कत आ जाएगी आपको ये ऑब्जर्वेशन करने में। इसीलिए उनको क्या, रदरफोर्ड को कितने एटम चाहिए थे? कम से कम एटम चाहिए थे। तो और वो कम से कम एटम उनको किस मेटल से मिल सकते थे? गोल्ड से मिल सकते थे। इसीलिए वो थिन पतली सी फॉइल लेना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने किसको यूज किया? कौन से मेटल को यूज किया? गोल्ड को यूज किया। तो ये थे क्वेश्चन आंसर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। पार्ट 1 वीडियो है अभी इसके बाद पार्ट 2 भी आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आंसर है वो पेज नंबर के हिसाब से हैं और क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पार्ट वाइज आएगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो या ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।